आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो की। आ गया हूँ आप लोगों के बीच में ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। सावरकर के फ्रांस में पानी के जहाज से भागने और पकड़े जाने की कहानी। 1 जुलाई 1909 को सावरकर से प्रभावित और अक्सर लंदन के इंडिया हाउस आने वाले मदन लाल ढींगरा ने भारतीय मामलों के मंत्री के सहयोगी करजन वली को गोली मार दी। ब्रिटिश सरकार वली की हत्या में सावरकर की भूमिका को सिद्ध तो नहीं कर पाई, लेकिन उसे अंदाजा जरूर हो गया था कि मदन लाल और सावरकर में गहरी दोस्ती और सावरकर ने ही ढींगरा के बेगुनाह होने की याचिका तैयार की थी। जब मजिस्ट्रेट की अदालत में ढींगरा को उनका बयान नहीं पढ़ने दिया गया तो सावरकर ने ही उसे एक ब्रिटिश पत्रकार की मदद से लंदन के एक अखबार में प्रकाशित करवाया था। मदन लाल ढींगरा पर मुकदमा चला और 1.5 महीने के अंदर ही उन्हें 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। लेकिन इस बीच नासिक में ब्रिटिश कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या में सावरकर का नाम आने की वजह से लंदन में उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। सावरकर को इस बात का अंदेशा था कि उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो लंदन से पेरिस चले गए थे और जब वो मार्च 1910 में लंदन वापस लौटे तो उन्हें विक्टोरिया स्टेशन से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। नीलांजल मुखोपाध्याय अपनी किताब RSS आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट में लिखते हैं, शुरू में अंग्रेजों ने इस बात पर विचार किया कि क्या सावरकर पर लंदन में मुकदमा चलाया जाए या भारत में। मुद्दा यह था कि अपराध नासिक में किया गया था जबकि सावरकर उस समय इंग्लैंड में रह रहे थे। उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हत्या में मदद करने का मुकदमा चलाया जा सकता था। अगर उन पर अपराध सिद्ध भी हो जाता तो अधिक से अधिक उनको 2 या 3 साल की सज़ा होती। फिर उन्होंने सावरकर के भारत में दिए गए भाषणों को खंगाला कि उनके आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। आखिरकार ये तय हुआ कि उन पर इंग्लैंड में मुकदमा न चलाकर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 1881 के तहत भारत भेजने का फैसला किया गया। पानी के जहाज से भारत भेजा गया। 1 जुलाई 1910 को इंग्लैंड के टिलबरी बंदरगाह से SS मोरिया जहाज रवाना हुआ, जिसमें सावरकर के साथ 2 अंग्रेज अफसर CJ पावर और स्कॉटलैंड यार्ड के एडवर्ड पार्कर के अलावा 2 भारतीय हेड कांस्टेबल मोहम्मद सिद्दीक और अमर सिंह भी सवार थे। विक्रम संपत सावरकर की जीवनी सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पोस्ट में लिखते हैं, पावर ऑफ पार्कर को जिम्मेदारी दी गई कि उनमें से एक लगातार सावरकर को नजर पे रखेगा। उनको 4 बर्थ का एक केबिन दिया गया था। रात को केबिन में अंदर से ताला लगा देते थे। पार्कर और सावरकर निचली बर्थ पर लेटते थे, जबकि पावर को सावरकर के ऊपर वाली बर्थ दी गई थी। सावरकर के सिर से ऊपर लगी बत्ती को रात भर जलाकर रखा जाता था। सावरकर को फ्रांस पहुंचने तक हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई थी। उनको पहनने के लिए शॉर्ट्स और एक स्वेटर दिया गया था। शौचालय का दरवाजा बंद करने की इजाज़त नहीं। इन अफसर को केबिन का अटेंडेंट सुबह 7 बजे जगा देता था। इसके बाद पावर और पार्कर तैयार होना शुरू करते थे। जब इनमें से किसी को नहाना होता था तो वो सावरकर को दूसरे साथी के पास छोड़कर जाते थे ताकि हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे। जब करीब 8 बजे विनायक को शौचालय इस्तेमाल करना होता था तो दोनों अफसर उन्हें भारतीय पुलिस वालों के हवाले कर देते थे, जो केबिन के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते थे। ये सावरकर को शौचालय तक लेकर जाते थे। उनको निर्देश थे कि सावरकर को कभी अंदर से शौचालय का दरवाज़ा बंद न करने दें और शौचालय के दरवाजे को थोड़ा खुला रखा जाए। शौचालय जाते समय सावरकर अक्सर ड्रेसिंग गाउन पहन लेते थे। जिब्राल्टर में कुछ समय रुकने के बाद 7 जुलाई को सुबह जहाज फ्रांस के बंदरगाह मोर्सियर्ज पहुंचा। पुरंदरे सावरकर की जीवनी सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व में लिखते हैं, जैसे ही जहाज SS मोरिया मार्सेज बंदरगाह पर रुका, फ्रेंच पुलिस अफसर ऑनरी लेबलिया ने जहाज पर चढ़कर पार्कर को बताया कि इस संबंध में लंदन के पुलिस कमिश्नर का एक संदेश पेरिस के पुलिस कमिश्नर को मिला है। लेबलिया ने पार्कर को हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया और उनका बंदरगाह पर तैनात दूसरे फ्रेंच पुलिस अधिकारियों से परिचय भी कराया। सावरकर टॉयलेट कमोड के छेद से पानी में कूदे। सरकारी ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार 8 जुलाई को सावरकर सुबह 6 बजे उठ गए। 15 मिनट बाद उन्हें अब भी नींद से भरे पार्कर से कहा कि क्या वो शौचालय जा सकते हैं। पार्कर उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केबिन का ताला खोला और सावरकर को शौचालय की दिशा में लेकर गए। उन्होंने दोनों भारतीय कांस्टेबल सिद्दीक और अमर सिंह से उनके पीछे आने और सावरकर पर नजर रखने के लिए कहा और अपने केबिन की तरफ लौट आए। बेगम पुरंदरे लिखते हैं, अमर सिंह ने शौचालय में झांक कर देखा। दरवाजे के नीचे की तरफ भी एक छेद था जहाँ से उसे चप्पलें दिखाई दे रही थी, मानो उन चप्पलों को पहनने वाला कमोड पर बैठा हो। पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए अमर सिंह ने शौचालय के अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश की। वहाँ उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। सावरकर एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उनका आधा शरीर बाहर भी निकल चुका था। अमर सिंह चिल्लाया और शौचालय का दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। तब तक सावरकर छेद से सरक कर पानी में
कूद चुके थे। दोनों कांस्टेबल शोर मचाते हुए बाहर की तरफ दौड़े। फ्रेंच अधिकारी सावरकर का अनुरोध समझ नहीं सका। डेक पर मौजूद एक गार्ड ने एक शख्स को पानी में कूदते हुए देखा। उसने उस शख्स पर 2 गोलियां भी चलाई, लेकिन सावरकर उन गोलियों से बच निकलने में कामयाब रहे। इसकी कई कहानियां हैं कि जहाज से बंदरगाह से कितनी दूरी पर लंगर डाल रखा था। कुछ स्त्रोतों में से ये दूरी 1 किलोमीटर बताई गई है, तो कुछ स्त्रोतों में से 30 मीटर तक बताया गया। सावरकर कुछ दूर तैरे और फिर जमीन पर पहुंचकर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद दस्तावेज सावरकर केस कंडक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स के अनुसार कांस्टेबल सावरकर के पीछे चोर चोर पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। उनके साथ जहाज के कुछ कर्मचारी भी दौड़ रहे थे। सावरकर करीब 200 गज दौड़े। उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। वो टैक्सी रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है। ये भी दुर्भाग्य रहा कि उस इलाके में मौजूद अय्यर, मदाम कामा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय सावरकर की मदद के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए। विक्रम संपत लिखते हैं कि इस बीच फ्रांस के सैनिक ऑफिसर ब्रिगेडियर पेस्की भी सावरकर का पीछे करने वालों में सवाल हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सावरकर को पकड़ने में कामयाब हो गए। सावरकर ने पकड़े जाने पर फ्रेंच अफसर को संबोधित करते हुआ, तुम मुझे गिरफ्तार करो, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले चलो। सावरकर का मानना था चूंकि अब वो फ्रांस की भूमि पर है, इसलिए अगर उन पर मुकदमा चलता है तो फ्रांस के कानूनों के अनुसार होगा, क्योंकि फ्रांस की धरती पर ब्रिटिश कानून लागू नहीं होते। राजनीतिक कैदी के तौर पर फ्रांस में राजनीतिक शरण पाने के अधिकार थे, लेकिन ब्रिगेडियर पेस्की को एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं आती थी और वो समझ ही नहीं सके कि सावरकर क्या कह रहे हैं। सावरकर को हथकड़ियों में मुंबई लाया गया। पेस्की ने सावरकर को भारतीय पुलिस वालों के हवाले किया। वो उनको खींचते हुए फिर से उनके केबिन में ले आए। वहाँ सावरकर के साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया और उन्हें हथकड़ियां पहना दी गई। इसके बाद उन्हें केबिन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। शौचालय जाते समय एक पुलिस वाला हमेशा उनके साथ अंदर जाता। सावरकर के बच निकलने के इस प्रयास ने पहले ही पावर और पार्कर का करियर तबाह कर दिया था। अब उनकी पूरी कोशिश थी कि ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। मार्सियस में 2 दिन रहने के बाद 9 जुलाई को जहाज SS मोरिया आगे के लिए रवाना हुआ। 17 जुलाई को जहाज अदन पहुंचा, जहां सावरकर और उनकी निगरानी कर रहे लोग दूसरे जहाज से सेटे पर सवार हुए। 22 जुलाई को इस जहाज के मुंबई पहुंचने तक सावरकर को दिन रात हथकड़ियों में रखा गया। उनको मुंबई के पुलिस अधिकारी केनेडी के हवाले किया गया। उन्हें उसी दोपहर एक टैक्सी में विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन ले जाया गया और नासिक जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया। नासिक पहुंचने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। विभागीय जांच में इस घटना के लिए पावर को जिम्मेदार ठहरा गया। उनका पद हटा दिया गया और उनके वेतन में 100 रुपये प्रति माह की कटौती कर दी गई। सावरकर की गिरफ्तारी की चारों ओर आलोचना। इस बीच फ्रांस की प्रेस ने ब्रिगेडियर पेस्की की कार्रवाई को राष्ट्रीय स्कैंडल कहकर आलोचना की। उनका कहना था जिस तरह एक राजनीतिक कैदी को ब्रिटेन के अधिकारियों को फ्रांस की धरती पर फिर से गिरफ्तार करने दिए गए, ये फ्रांस की प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। फ्रांस के तकरीबन हर अखबार ने, चाहे वो ले मोंड हो या ले मार्टिन या ले टिम्स, सबने सावरकर को फ्रांस में दोबारा गिरफ्तार किए जाने की आलोचना की। कुछ दिनों बाद ब्रिटेन ने फ्रांस के राजदूत पियरे शिकॉम्बेन ने सावरकर के फ्रांस के प्रत्यर्पण की मांग की, जहां से उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें फ्रांस की सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तार किया था। इस मामले को हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जाया गया। सावरकर को 25 साल की 2 सजाएं। 23 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने के मामले में जुड़े मामले का फैसला सुनाया गया। उन्हें दोषी मानते अंडमान में काला पानी भेजने की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ था 25 साल की सजा। 1 महीने 30 जनवरी 1911 को जैक्सन हत्याकांड का फैसला भी सुनाया गया। इस बार भी उन्हें काला पानी यानी 25 साल की सजा सुनाई गई। वह अंदर लिखते हैं, क्या इसका अर्थ यह था कि 25 साल की दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी? नहीं, इसका अर्थ था कि सावरकर पहले 25 साल की सजा पूरी करेंगे और उसके बाद दूसरे 25 साल की यानी कुल मिलाकर 50 साल की सजा। जेल में पत्नी से भावनात्मक मुलाकात। इस बीच एक की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन सावरकर को फ्रांस से वापस देने के लिए बाध्य नहीं है। इस फैसले की पूरी यूरोप में व्यापक आलोचना हुई। सावरकर के लिए एकमात्र सुकून की बात यह थी कि उन्हें जेल की उसी कोठरी में रखा गया जिसमें एक समय बाल गंगाधर तिलक रह रहे थे। एक दिन सावरकर अपनी कोठरी में बैठे हुए थे कि उनके पास संदेश आया। उन्हें जेल के वार्डन ने दफ्तर में बुलाया गया है। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी यमुना को बैठा पाया। 5 साल पहले उनकी पत्नी ने उन्हें तब अलविदा कहा था जब वो इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने जा रहे थे। वह पौंदरे लिखते हैं, उन्होंने सोचा था कि उनके पति ग्रे इन के गाँव में इंग्लैंड से वापस लौटेंगे, लेकिन वो एक दंडित अपराधी के रूप में जेल के कपड़ों में देख रही थी, जिनसे उनकी संभवतः अब कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। सावरकर ने ये कहकर अपनी पत्नी को दिलासा देने की कोशिश की, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो फिर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि काला पानी के कैदियों को
कुछ सालों बाद अपने परिवार को अंडमान लाने और वहाँ बसाने की इजाज़त मिल जाती है। बाद में सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरी पत्नी का जवाब था, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ, अगर तुम अपना ख्याल रखोगे तो मैं ठीक रहूँगी। जल्दी ही जेल के वार्डन ने आकर कहा, हमारी मुलाकात का समय समाप्त हो गया। अपनी पत्नी से विदा लेने के बाद मैं बेड़ियाँ पहनने के बावजूद आत्मविश्वास से भरी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था मेरी पत्नी मुझे देख रही है और मैं उसे आभास नहीं होने देना चाहता था कि मुझे बेड़ियों के बावजूद चलने में कोई दिक्कत हो रही है। ये अतीत की झरोकों से एक और बार एक और कहानी। बने रहिए हम लोग साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवानी पर। धन्यवाद।